हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्क्राइब करूँगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूँ। सबसे पहले बात की जाए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखो, दो तरह के सेल होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, फैराडे लॉ से अपन ने रिलेट किया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है, वो आप लोगों का क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसका उल्टा भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता था, मैंने तुम्हें याद करने के लिए बताया था, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप रह जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में क्या बनाया था, इसका उल्टा, मतलब केमिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, क्या, इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल टू केमिकल कन्वर्ट करने का काम जो होता है वो आप लोगों का किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मैंने ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। वहाँ पर ने मेजॉरिटी में जो पढ़ा था वो नस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। आज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ मेजॉरिटी में पढ़ेंगे फैराडेज लॉ। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल कन्वर्ट करने के काम आता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसका देखो डायग्राम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही टब लेते हैं, उसमें दो टब ले लेते हैं, कैथोड एनोड के लिए दो अलग, इसमें दोनों एक ही जगह होते हैं। एक तरफ आप लोगों का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ये आप लोगों का एनोड होगा, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ठीक है। ये आप लोगों का क्या होगा, पॉजिटिव साइड होगा, ठीक है। ये आप लोगों का क्या होगा, पॉजिटिव साइड होगा। इधर मैंने एक बैटरी लगा दी सिंपली, इस तरीके से। देखो बुक में डायग्राम नहीं दे रखा, ठीक है। ये बैटरी की नेगेटिव साइड से अटैच है, एक बैटरी की पॉजिटिव साइड से अटैच है। बैटरी की पॉजिटिव साइड वाला क्या हो गया अपना, कैथोड हो गया। बैटरी की नेगेटिव साइड वाला क्या हो गया, एनोड हो गया, बैटरी, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा सर, दोनों मेटल किसी के हैं, दोनों सेम के भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट के लिए भी हो सकते हैं। सपोज मैंने दोनों इलेक्ट्रोड ले लिए, ये भी कॉपर का है और ये भी कॉपर का है। इसको मैं बोल रहा हूँ प्योर कॉपर। प्योर मतलब सिर्फ कॉपर के अलावा कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। इसको अपन मान रहे हैं ये है इम्प्योर कॉपर। देखो एनसीईआरटी की बुक्स में इसका डायग्राम नहीं दे रखा, थियरी दे रखी है, लेकिन डायग्राम तभी समझ में, थियरी के बिना डायग्राम, मतलब पहले डायग्राम समझा उसके बाद थियरी को रिलेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये इस तरीके से सेटअप होता है, क्या, एक टब होता है, उसमें एक कैथोड लगा होता है, दोनों एक में ही होते हैं, इसमें कोई सॉल्ट ब्रिज जैसा नहीं होता। कैथोड होता है, एनोड होता है। कैथोड जो होता है जनरली अपना जो होता है प्योर होता है, एनोड जो होता है अपना इम्प्योर होता है। इसके अंदर इस तरीके का लिक्विड भरा होता है, ठीक है। इसमें जो कौन सा भरा होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, CuSO4 भरा होता है। क्या भरा हुआ होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा होता है, CuSO4 का सल्फेट, ठीक है, जनरली जिसको प्योर करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल में कन्वर्ट करेगा, प्योर बना रहे हैं अपन। तो अपन को तुम्हें ये वाला वर्किंग तुम्हें डायग्राम अगर बुक में बना सकते हो, स्कूल एग्जाम्स में अगर थियरी में आता है एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो तुम ये डायग्राम सही है, बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायग्राम पेंसिल से बनाना है, ठीक है। अब कैसे होता है, अब करंट में कोई अपना क्या होगा, इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, इस पर वही क्या होगा, अब इसमें कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, ठीक है। इस तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे भाई, नेगेटिव पे जैसे उसमें हो रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, बाकी वर्किंग वही है, इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इसके Cu+2 के पार्टिकल जो है इस तरफ मूव करने लग जाएंगे भाई। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वही अपना कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। देखो Cu+2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu, देखो Cu+2 जो इसके अंदर अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ये तुम्हारा Cu बन रहा है। सिमिलरली एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होकर इसमें यहाँ से यहाँ पर Cu+2 के आयंस जो है इसमें फॉल होने लग जाएंगे। तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर आप लोगों का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब Cu से Cu+2 में कन्वर्ट होना,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन इसकी बात करें, इसकी कंसंट्रेशन को मैं x m मान लेता हूँ, इसकी कंसंट्रेशन को मैं y m मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो। कंसंट्रेशन हमेशा आयंस की होती है, सॉलिड फॉर्म में कंसंट्रेशन जो है 1m मानते हैं अपन। इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ में अगर आप भूल गए तो गड़बड़ है। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये डिस्क्रिप्शन ही सब कुछ है। पहला लाइन क्या लिखना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल कन्वर्ट कर देता है, पहला पॉइंट, ठीक है। फिर तुम लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन देना है कि ये इस तरह का टब लेते हैं, उसके अंदर इस तरह का अरेंजमेंट होता है, ये सारी चीज़ें तुम लोगों को समझानी पड़ेगी, ठीक है। ये कैथोड एनोड। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो देखो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखना मैं भूल गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तुम्हारा आ जाएगा Cu+2, Cu प्रोडक्ट में आ जाएगा Cu। इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, Ym दे रखी है। LHS में LHS और RHS में RHS, और कुछ भी नहीं किया मैंने। Cu से Cu+2 इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है Xm। ये मैंने क्या किया, LHS और RHS को सिंपली क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये वाली बात क्लियर है? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। डायग्राम अच्छे से बना लो, रिएक्शन आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें और कोई भी मेटल, इस तरफ कौन से पार्टिकल जाएंगे, Cu+2 के पार्टिकल। और अगर इसमें किसी तरह की इम्प्योरिटी अवेलेबल है, ठीक है, तो इम्प्योरिटी जो है नीचे की तरफ, सपोज इसमें सॉइल अवेलेबल थी या आयरन था, कुछ भी दूसरा रैंडम एलिमेंट अवेलेबल था, तो वो क्या होगा, प्योर मेटल तो उस तरफ मूव करने लग गया, और इम्प्योरिटी जो है नीचे की तरफ आप लोगों के कलेक्ट हो जाती है, जिसे बोलते हैं एनोड मड। बहुत कम, क्यों, क्योंकि ये इम्प्योर था और ये क्या था, प्योर, सिर्फ कॉपर और कुछ भी नहीं। भले सोना भी हो, अपने काम का नहीं है, कॉपर मतलब सिर्फ कॉपर, ठीक है। तो ये इसे एनोड मड बोलते हैं। ये धीरे धीरे रॉड देखो थिन होती जाएगी, भाई धीरे धीरे रॉड क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सारा आयन जो उस तरफ जाने लग जाएगा, और ये रॉड पहले की जैसे आप लोगों के क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। ये पहले की तरह क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। इस तरह से इलेक्ट्रोकैलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिस्क्रिप्शन है। एम आई क्लियर? आप लोगों को डायग्राम बनाना है और ओन वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना है। यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल में कन्वर्ट होता है। जनरली इसमें प्योर मेटल की रॉड को गेन करने के लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। जनरली प्योर मेटल की रॉड को गेन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ जो मुझे याद आ रहा है। अगर सपोज ये कॉपर है, यहाँ पे सब कॉपर है, अब मैंने यहाँ पे एक सिल्वर का ग्लास ले लिया, नॉर्मल आयरन ग्लास ले लिया, मुझे इसमें कॉपर की प्लेटिंग करनी है, होता है ना कई बार, तो क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने Ag का एक सिल्वर का ग्लास ले लिया, वही सब कुछ, बाकी सेटअप वही है। अब क्या होगा, धीरे धीरे आयन जितना करंट फ्लो कराऊंगा, आयन जो है इसके ऊपर प्लेटिंग करने लग जाएंगे, भाई लेयर चढ़ जाती है चिपक के, ऐसा नहीं होता उसको चिपकाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, उसको क्या करते हैं, उसको कैथोड की जगह कनेक्ट कर देते हैं और उस तरफ करंट फ्लो कराते हैं, तो धीरे धीरे कॉपर के पार्टिकल्स जो है इस पर कलेक्ट होने लग जाएंगे। जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे उतना मोटा कॉपर का लेयर इस पर चढ़ जाएगा। तो आयरन के ग्लास में बोलते हैं ना, सोने का पानी चढ़ा दिया, चांदी का पानी चढ़ा दिया, ये कॉपर का पानी है, किसी भी कोई सा भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जो मेटल होगा उसके रिस्पेक्ट में सारी कहानी। अगर Ag चढ़ाना तो यहाँ पे Ag और AgSO4 ले लो, Ag2 AgSO4 ले लो, तो उसके हिसाब से तुम्हारा बैलेंसिंग का काम होगा। तो एक तरीका, एक तो प्योर मेटल काट करने के लिए, इसके अलावा किसी भी मेटल पे प्लेटिंग करने के लिए, प्लेटिंग मतलब कवरिंग करने के लिए, लेयर चढ़ाने के लिए, सिंपली क्या होंगे, कॉपर के पार्टिकल वापस इस तरफ आने लग जाएंगे, तो उसमें धीरे धीरे कॉपर के आयंस क्या हो जाएंगे, कलेक्ट। जितना ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे उतना ज्यादा वो मोटी लेयर चढ़ेगी। यही अपना नेक्स्ट जो है फैराडे का लॉ है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, नोट कर लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप लोगों को अपने स्कूल बुक से सिंपली रीड करना है, बाकी मैंने आप लोगों को समझा दिया है, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली वर्किंग इसी तरीके से आप लोगों के दे रखी है। अब देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए फैराडे ने दो लॉ दिए। देखो कितना करंट फ्लो होगा, कितना कैसे होगा, इसके लिए फैराडेज लॉ। ठीक है, फैराडे लॉ क्या बोलता है, स्टेटमेंट एनसीईआरटी की बुक से प्रेफर करें, फिर भी आपको चाहिए हो तो मैं लिखवा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फैराडे के दो लॉ थे, फैराडेज फर्स्ट लॉ करवा रहा हूं मैं आप लोगों को।
अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इतना ही पता होना चाहिए था, हाँ इतना ही पता होना चाहिए था। अपन ने वो डायग्राम देख लिया, उसकी वर्किंग मैंने देख ली, वर्किंग आप लोगों को डायग्राम के हिसाब से एक्सप्लेन करना है, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन एंड ओवरऑल रिएक्शन, दैट्स इट, एंड इतना ही है। फिर आता है फैराडेज फर्स्ट लॉ, इसमें लिखो द अमाउंट ऑफ, मैं बोल रहा हूँ फटाफट लिखा देते हैं, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, the amount of any substance deposited at any electrolyte या electrode, sorry, any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution, passed through the electrolytic solution। ये स्टेटमेंट भाई आपको यूं क्यों याद करना है, फैराडे फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट यूं क्यों पूछा जाता है, समझाने का काम मेरा है, लेकिन द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। देखो कैसे, अपन ने क्या देखा, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अपन ने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए थे ना, ऐसे 2 इलेक्ट्रोड, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी थी इस तरीके से, बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, इस तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इस तरफ से कॉपर के पार्टिकल इस तरफ आए जा रहे थे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उतना ज़्यादा कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट। अगर 10 इलेक्ट्रॉन आए तो उसी के रिस्पेक्ट में उतने कॉपर आएंगे, अगर 1000 आए तो 1000 के रिस्पेक्ट में। जितना रॉड क्या होगा, फिर धीरे धीरे जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे उतनी ही रॉड थिक होगी। अगर कम करंट फ्लो कराएंगे तो रॉड कम थिक होगी, और ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो रॉड ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वेट डिपॉजिट होगा। ये वाली बात क्लियर है? यानी कि देखो चार्ज को बुक में आप लोगों को किस तरह से बताया है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q इज अ चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। देखो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उतना ज़्यादा वेट डिपॉजिट होगा। देखो कभी भी इस तरीके से लिखा हो, शायद मैंने पहले भी बताया, ये वाली क्वांटिटी हमेशा इंडिपेंडेंट होती है किसी भी सब्जेक्ट में। इंडिपेंडेंट मतलब इसके आने से ये आया है और ये डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो चार्ज आया उसकी वजह से कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतना ज्यादा उस पर कॉपर, W मतलब वेट डिपॉजिट होगा। ये वाली बात क्लियर है? स्टेटमेंट देखो, अब देखो स्टेटमेंट, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज पास टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ज्यादा उस पर वेट डिपॉजिट होने वाला है, ठीक है। W इज इक्वल टू आप लोगों का क्या हो जाएगा, अच्छा प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे तो Z इज अ कांस्टेंट, ZQ हो जाएगा। Z को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। एग्जाम में एक बार ऐसे ही दिया गया था, Z ना बोल के से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोल देंगे। केमिकल लिखना भूल गया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ज्यादा उस पर वेट क्या होगा, डिपॉजिट। उतनी रॉड क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आप लोगों की पहले इतनी सीधी रॉड क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। सीधा सा फंडा। तो ये आप लोगों का फैराडे फर्स्ट लॉ है। W आप लोगों को पता है, वेट 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम। Q इज अ चार्ज, ठीक है। इसे रब कर दें, डेफिनेशंस आप लोगों ने लिख ली होगी। तो देखो क्या हो गया, अपना कंक्लूजन क्या से निकल के सामने आया, W इज इक्वल्स टू ZQ।
और वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू आई टी। Q इज इक्वल्स टू क्या होता है आप लोगों का आई टी, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा W इज इक्वल्स टू Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट I और T, ठीक है। ये आप लोगों का एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया, W इज इक्वल्स टू Z आई टी। नोट कर लो, W इज इक्वल्स टू Z आई टी। ठीक है। और अगर I देखो एक्स्ट्रा, इफ I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, करंट इज 1 एम्पियर, ठीक है, और टाइम जो है 1 सेकेंड है, तो W किसके बराबर हो जाएगा, Z के बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन देखो कैसे होगी, क्या 1 एम्पियर करंट को 1 सेकेंड फ्लो कराने पर जितना वेट डिपॉजिट होता है वो 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होता है। दोबारा सुनो डेफिनेशन, देखो ये बुक में नहीं दे रखी एक्स्ट्रा, पर ये तुमने कॉम्पिटिटिव तुम सब पढ़ ही रहे हो, अगर तुमने वहां भी सुना होगा तो सर ने डेफिनेटली डेफिनेशन बताई होगी। क्या W इज इक्वल टू Z आई टी, मैंने I की वैल्यू 1 एम्पियर ले ली, टाइम को ले लिया 1 सेकेंड, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई 1। अगर मैं 1 एम्पियर करंट को 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराऊं तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा वो W के यानी कि वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन हो गई कि जितना वेट डिपॉजिट होगा वो उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा। क्या 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड के लिए फ्लो कराएं तो जितना वेट डिपॉजिट होगा वो उसके एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, थोड़ा लेंदी नेम है पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नोट कर लो फटाफट से, डेफिनेशन नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा सर क्या बोल रहे हैं। आई होप पर तुम्हें समझ में आ रहा होगा, अब तो इतनी मेहनत करवा रहे हो तुम लोग, थोड़ी खुद भी करनी पड़ेगी। ठीक है, एक चीज़ बता देते हैं, देखो एक नया फंडा क्या, बहुत सिंपल सा फंडा है ये आप लोगों के लिए। फंडा क्या बोलता है, समझने की कोशिश करना, क्या इसे रब कर रहा हूँ, ये अभी इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, आप न्यूमेरिकल करने ही पड़ेंगे। इसमें न्यूमेरिकल आने की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड मोस्ट पॉसिबिलिटी है नर्स के बाद फैराडे। कोई टीचर से पूछो, किसी भी टीचर से, कॉम्पिटिटिव के लिए, बोर्ड के लिए आप लोगों के क्या इंपॉर्टेंट है, सब बोलेंगे फैराडे और नस्ट, सबसे ज़्यादा चांस, बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा, कॉम्पिटिटिव में तो कुछ भी आ सकता है, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं होती। अब देखो फिर भी अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन इजी पेपर आएगा तब इसमें से बन सकता है। अब देखो अगर मैं बोल रहा हूँ Ag प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू Ag, सपोज कुछ भी कैथोड एनोड कुछ भी बोला, मैंने ये बोला कि हाँ Ag के रिस्पेक्ट में ये हो रहा है, तो देखो अब उसने क्या बोला कि ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तुम लोगों को पता होना चाहिए, क्या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
में। और अपन को पता है एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अब जब भी ऐसे लिखते हैं इसका मतलब ये एक मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मुझे एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, बुक में एक्सप्लेन कर रखा है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 1.6 भाई, एक का निकाल लो और मल्टीप्लाई कर दो, कितनी हो जाएगी 6.023 इंटू 10⁻23। इसको कर लोगे 96487 कूलाम, चार्ज की यूनिट कूलाम पर मोल, कूलाम पर मोल। या फिर इसको कर सकता है कि राउंड फिगर में कैलकुलेशन में 96487 कूलाम आता है, और राउंड फिगर में इसने इनको क्या किया 96500 कूलाम पर मोल। इसको बोलते हैं 1 फैराडे। उसने 1 फैराडे को एक्सप्लेन किया कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं आप लोगों का 1 फैराडे बोलते हैं।
एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं आप लोगों का 1 फैराडे बोलते हैं। ये वाली बात क्लियर है कि 1 फैराडे में कितना चार्ज होता है। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लिखा है ये एक मोल ही होता है। रिएक्शन में जो भी लिखते हैं अपन ने 7 बेसिक फंडामेंटल्स अज्यूम किए थे 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर, डिस्टेंस, मोल, कैंडेला, ल्यूमिनेंस, हीट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वही है। तो उसमें से एक मोल थी, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिखा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 फैराडे। 1 फैराडे मतलब 96500। कैलकुलेशन के लिए से अपन ने इसको राउंड फिगर किया है, इट इज कूलाम पर मोल, इट इज कूलाम पर मोल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जहाँ भी अगर मैंने ऐसे लिखा है सपोज Zn+2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, आप लोगों को दे रखा है Zn, ये दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 फैराडे है। 2 फैराडे की वैल्यू कितनी जाएगी 2 × 96500 कूलाम पर मोल। एक मोल कितनी थी, 2 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई करके निकाल लो, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नोट कर लो, बहुत ही ईजी है फैराडे लॉ। न्यूमेरिकल और भी ईजी है, दिस वेरी चिंदी न्यूमेरिकल मेरी नज़रों में। और एक ही तरीका सिखाऊंगा, 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका सिखाऊंगा। कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज दे रखा हो, एक ही तरीके से सॉल्व करना है। तो पहले एक आधा क्वेश्चन कराते हैं। पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, बैठते ही पहले बड़ा क्वेश्चन ना करा के कुछ सिंपल क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को। अपन को निकालना है, एक सेकंड क्वेश्चन देखने दो। बहुत बेसिक क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रहा हूँ, फिर बुक का कराऊंगा इसके बाद। हाउ मेनी कूलाम विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 4.5 gram of aluminium according to the equation इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन भी लिख देते हैं। Al+3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दे रखा है आप लोगों को Al, ठीक है। हाउ मेनी कूलाम आया, हाउ मेनी कूलाम्स will be required to deposit 440.5 ग्राम ऑफ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। देखो अब मैं पूछूं कि एक मोल के अंदर कितने चार्ज की जरूरत पड़ रही है। 3 फैराडे आ रहा, देखो तो इसमें 3 दिख रहा है। एक मोल के लिए कितने की जरूरत पड़ी है, एक Al+3 को Al में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल की जरूरत पड़ रही है, 3 फैराडे, 3F मतलब 3 × 96500 कूलाम। अगर मुझे पूछा होता कि Al को बैलेंस करने के लिए, Al+3 को Al में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या कितने चार्ज की जरूरत है, तो 3 × 96500 इज आंसर। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्या, कि Al+3 को Al में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत और कितने चार्ज की जरूरत है। तो एक मोल के लिए कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। तो मैं करूँगा 3 × 96500, एक पे वैल्यू पता ही है, 3 पे निकाल लो। अब उसने मुझे पूछा है कि 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए कितना चार्ज जरूरी होगा। अब बचपन में तुमने एक देखो, ये वाला बचपन वाला क्वेश्चन, ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे आसान है। बुक में एक फॉर्मूला वाला दे रखा है और एक ही वाला दे रखा है। ट्रस्ट मी, ये सबसे ईजी है। एक बार एक ही कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लो, 2 के चक्कर में बच्चे उलझ जाते हैं। कई जगह फॉर्मूले से बताते हैं, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ लैंग्वेज में और भी ज़्यादा आसान है। ये चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ पूछी है उसे बाद में लिखना है। जैसे बचपन में क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल वह बोले कि 20 रुपये में कितनी चॉकलेट आएगी, तो तुम क्या करते थे कि 5 रुपये में एक चॉकलेट आती है, ऐसे तो लिखते थे। सो देयरफॉर कम इन 1 रुपीज़ 1/5, ठीक है। और 20 रुपये में निकालने के लिए करते थे, 20 रुपये में चॉकलेट आएगी, मल्टीप्लाई बाय 20, 4 चॉकलेट आंसर। देखो 20 में अब जो चीज़ पूछा है उसको स्टार्टिंग से लैंग्वेज में बात लिखा, इन 5 रुपीज़ 1 चॉकलेट विल कम, तो मैंने चॉकलेट को बाद में निकाला, क्योंकि मुझे आंसर में क्या निकालना था, चॉकलेट निकालना था। 4 चॉकलेट आ गई मेरी, ठीक है। इसलिए 1 रुपीज़ में आएगी, इसलिए 20 रुपीज़ में आएगी। लैंग्वेज में उल्टा मत कर देना, बच्चे क्या करते हैं 1 रुपीज़ में 5 चॉकलेट आएगी, ऐसा नहीं है।
उल्टा एकदम सही लैंग्वेज। याद रखना, जो भी क्वेश्चन में पूछा है हमेशा उसे बाद में कंसीडर करना है। जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसे हमेशा लास्ट में कंसीडर करना है, सीधा सा फंडा है। तो देखो क्या हो जाएगा इसके अंदर। हाँ, तो देखो इससे क्या होता है। अच्छा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास जो होता है, ग्राम एटॉमिक मास 27 होता है, सीधा फंडा। ये तुम लोगों को याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं तो किसी भी आंसर में ना फॉर्मूले से आंसर आएगा ना इस तरीके से आंसर आएगा। अब मुझे आंसर क्या पूछा है, 40.5 ग्राम में कितना चार्ज होगा। देखो इससे क्या पूछ रहा है, इन 27 ग्राम, ठीक है, एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड 3 × 96500 कूलाम चार्ज। सो देयरफॉर 1 ग्राम एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, 3 × 96500 अपॉन 27। जो पूछा है, मुझे क्या पूछा है, चार्ज पूछा है। तो देखो लैंग्वेज में मैंने इसको बाद में लिखा है। बच्चे इसको क्या लिखते हैं, 3 × 96500 चार्ज प्रोड्यूस 27 ग्राम। उससे आंसर रॉन्ग आएगा, रट्टा मार लो भले। जो पूछा है उसे बाद में, मुझे चार्ज पूछा है, देखो चार्ज पूछा है तो चार्ज को मैंने लैंग्वेज में लास्ट में लिखा है। 27 ग्राम एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड दिस, सो 1 ग्राम रिक्वायर्ड 3/27। और कितने ग्राम के लिए निकालना है, 40.5 ग्राम के लिए निकालना है। 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड दिस मल्टीप्लाई बाय 40.5। इसको सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का इस पैटर्न पे क्वेश्चन। पहला तरीका दोबारा सुन लो, ये रिएक्शन लिखना तुम्हें खुद लिखना है। फॉर्मूले से करोगे, टीचर्स लोग फॉर्मूले से सिखाते हैं, पर ये स्टैंडर्ड तरीका है और एनसीईआरटी ने एक्सेप्टेड कर रखा है। इस तरीके से लिखो, पहले रिएक्शन लिखनी है और तुम्हें देखना है कि क्या और क्या रिलेशन बैठा है। फिर क्या पूछा है, चार्ज पूछा है, तो लैंग्वेज में वही लिखा, 27 ग्राम रिक्वायर्ड दिस चार्ज, 1 ग्राम रिक्वायर्ड डिवाइड बाय दिस एंड 40.5 था ना, तो 40.5 यहाँ पे 40.5 आ जाएगा। एक ही तरीके से पूछना है। अगर उल्टा पूछा होता, मुझे कोई चार्ज दे रखा था और ग्राम पूछा होता तो इसका उल्टा कर देते, इसको इधर ले जाते और इसको इधर ले जाते। बस इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, अब एनसीईआरटी का एग्जांपल कराते हैं ताकि आप लोगों को समझ में रहे। ये मैंने एक्स्ट्रा में करवाया था आप लोगों को ताकि समझने में कन्वीनियंट रहे। ठीक है, तो समझने में आप लोगों के क्या रहे, कन्वीनियंट रहे। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और, एग्जाम्पल 3.10। क्या, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, मैं सिर्फ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दे रखा है। कितने देर के लिए फ्लो हो रहा है, 10 मिनट्स के लिए करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। एक तो I दे रखा है, एक T दे रखा है। ठीक है, चार्ज निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू IT, 10 × 1.5 × 60, हमेशा सेकंड में निकालते हैं, याद रखना। तो इसलिए मैंने क्या किया, Q इज इक्वल टू I, यहाँ पे ऐसे कर दो ना, I की वैल्यू कितनी है 1.5 और टाइम कितना देगा 10 × 60। पहली चीज़, चार्ज निकल गया। आपको पूछा व्हाट इज द कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। देखो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, Cu+2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu। कॉपर का मास होता है 63.5। ये तुम लोग को याद होना चाहिए, क्वेश्चन में गिवन होगा। दो ऑप्शन है, आपको क्या निकालना है, कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो देखो 2 × 96500, ये आप लोगों के चार्ज की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अपन को क्या पूछा है, मास पूछा है, व्हाट कॉपर, तो लैंग्वेज में मास को बाद में लेना है। 2 × 96500 कूलाम डिपॉजिटेड ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम। So therefore 1 gram deposited 63.5 divided by 2 × 96500। So therefore कितने चार्ज में निकालना है, so therefore 1.5 × 10, ठीक है, 900 कूलाम, 900 ही आएगा। 1 2, हाँ ठीक है,
डिपॉजिटेड, तो कितना होगा 900 कि 9000? क्वेश्चन कहाँ गया? 900 आ जाएगा, 900 के निस्बत में निकाल लो। ध्यान रखना मुझे इस बार क्या पूछा था, ग्राम पूछा था, तो मैंने देखो ग्राम को बाद में लिया, चार्ज को पहले ले लिया, बस रिएक्शन और ये वाली वैल्यू सॉल्व कर लोगे तो अप्रॉक्स आ रहा है इसका 0.2938 ग्राम आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को फेराडे फर्स्ट लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज के कल वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को फेराडे सेकंड लॉ और उसके कुछ न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बेस, आई होप इसको अच्छे से देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।